जैसे वॉरेन बफेट ने इस बुक की बहुत तारीफ की है और बिल क्लिंटन ने भी अपने प्रेसिडेंसी के दौरान इसे रेफर किया था। ओह वाह, मतलब इतनी फेमस बुक है ये। हाँ, ये बहुत ही फेमस और वाइडली रिस्पेक्टेड बुक है। आपको और भी बुक्स एक्सप्लोर करनी चाहिए अगर आपको ये पसंद आई। अच्छा, ऑन अ स्केल 1 to 10, हाउ लाइकली यू विल रिकमेंड टू रीड दिस बुक टू समबडी जिसने अभी तक नहीं पढ़ी? मैं तो इसे 10 में से 10 रेकमेंड करूंगी। मैं आप सबको अपने शो में खुश आमदीद कहता हूँ। हाउ आर यू? Hey Ollie, I'm doing great. How about you? आई एम गुड। उर्दू में बात करते हैं। आप कैसे हैं? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। तुम बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। क्या चल रहा है आजकल? आजकल तो ठीक ही चल रहा है, जो भी चल रहा है। मुझे ये बताओ, कोई बुक्स वगैरह का नॉलेज है तुम्हारे पास? हाँ, मैं कुछ बुक्स के बारे में बात कर सकती हूँ। कोई स्पेसिफिक बुक या जॉनरा जो आप डिस्कस करना चाहते हैं? ये बताओ, दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली सेल्फ हेल्प बुक कौन सी है? सबसे ज्यादा बिकने वाली सेल्फ हेल्प बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल है, डेल कार्नेगी की। आपने ये बुक पढ़ी है? या पढ़ी तो है। कैसे लगी आपको ये बुक? क्या कुछ सीखने को मिला? बुक तो अच्छी है, लेकिन गिव मी अनदर अच्छा। सजेशन। आप द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीवन कोवी ट्राई कर सकते हैं। ये भी काफी पॉपुलर और इंसाइटफुल है। स्टीफन कोवी की 7 हैबिट्स इज अमेजिंग, लेट्स ट्राई दैट। That's a great choice. I'm sure you'll find it very helpful. अच्छा, मुझे ये बताओ, स्टीफन कोवी के बारे में कुछ थोड़ा सा नॉलेज दो जरा। क्या कैसा आदमी है, क्या उसकी और क्या क्या अचीवमेंट्स हैं? Stephen Covey एक renowned author और educator थे। उनका सबसे मशहूर काम The 7 Habits of Highly Effective People है। Covey ने leadership, management और personal development पर काफी contribute किया। उनकी writings और teachings दुनिया भर में लोगों को इंस्पायर करती हैं। उनकी इसके अलावा और कोई बुक है फेमस? हाँ, उनकी एक और फेमस बुक है The 8th Habit From Effectiveness to Greatness। ये बुक उनकी पहली बुक का कॉन्टिन्यूएशन है, जिसमें उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स को और आगे बढ़ाया। तो उन्होंने एक हैबिट पे पूरी बुक लिख दी? जी हाँ, The 8th Habit एक पूरी बुक है जो लोगों को अपनी ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए गाइड करती है। कोवी ने इसमें लीडरशिप और पर्सनल डेवलपमेंट के एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं। सही है। कहाँ की रिहायशी है ये? ये 2004 में पब्लिश हुई थी। कोवी ने ये बुक अपने पहले बुक की सक्सेस के बाद लिखी थी, ताकि लोगों को और भी डीप इंसाइट्स मिल सके। या लेकिन कोवी है कौन सी कंट्री के? स्टीवन कोवी अमेरिका से थे। वो यूनाइटेड स्टेट्स के रहने वाले थे। थे से क्या मतलब है, मर गए अभी? जी, स्टीवन कोवी का 2012 में इंतकाल हो गया था, बट उनका काम आज भी लोगों को इंस्पायर करता है। चलो जी, अल्लाह रहम करे। आमीन। उनकी राइटिंग्स और टीचिंग्स अब भी बहुत वैल्यूएबल है। दैट्स कूल। चलो आ जाओ, जरा डिग डीप करते हैं बुक के अंदर। बिल्कुल। किस हैबिट से शुरू करना चाहते हैं? आई वांट टू स्टार्ट विद द बुक फर्स्ट, लाइक अ प्रीफेस। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की शुरुआत कोवी ने प्रिंसिपल्स और कैरेक्टर एथिक्स के कॉन्सेप्ट से की है। उन्होंने बताया है कि पर्सनल और प्रोफेशनल इफेक्टिवनेस के लिए बेसिक हैबिट्स अडॉप्ट करना जरूरी है। कोवी कहते हैं कि ये हैबिट्स टाइमलेस प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। टाइमलेस प्रिंसिपल्स? हाँ, टाइमलेस प्रिंसिपल्स यानी ऐसे असूल जो हर वक्त और हर सिचुएशन में काम आते हैं। कोवी का कहना है कि इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करने से आप अपनी लाइफ में बेहतरी ला सकते हैं। ओके, तो ज्यादा इंतजार नहीं कराते, बताओ पहली हैबिट क्या बताई उसने? पहली हैबिट है बी प्रोएक्टिव। कोवी कहते हैं कि प्रोएक्टिव लोग अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद उठाते हैं। वो अपने एक्शंस और डिसीजंस के लिए दूसरों को ब्लेम नहीं करते। अच्छा, प्रोएक्टिव होता क्या है? प्रोएक्टिव होने का मतलब है अपने एक्शंस और डिसीजंस का कंट्रोल खुद लेना, सिचुएशंस पर रिस्पॉन्ड करना इंस्टेड ऑफ जस्ट रिएक्टिंग। इसका मतलब है अपने गोल सेट करना और उनके लिए जिम्मेदार रहना। जिम्मेदारी खुद उठानी है, उसको प्रोएक्टिविटी बोलते हैं। बिल्कुल।
जिम्मेदारी खुद उठाना और अपने डिसीजंस को कंट्रोल अपने हाथ में रखना ही प्रोएक्टिविटी है। कोवी कहते हैं कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है। तो ये हैबिट हम कैसे अचीव करेंगे? कोई फॉर्मूला है? क्या क्या तरीकाकार है इसका? प्रोएक्टिव बनने का तरीका यह है कि आप अपने रिस्पॉन्स को कॉन्शियसली चूज करें। कोवी सजेस्ट करते हैं कि आप अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर फोकस करें, यानी जिन चीजों पर आपका कंट्रोल है उन पर ध्यान दें। अपनी लैंग्वेज पॉजिटिव और सोल्यूशन ओरिएंटेड रखें। इसमें सिर्फ चीजें ही आती हैं कि लोग भी आते हैं? इसमें लोग भी आते हैं। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में वो लोग और सिचुएशंस आते हैं जिन पर आपका कुछ कंट्रोल होता है। इंपॉर्टेंट यह है कि आप उन पर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस डालें। ओके, और क्या क्या बताया कोवी ने इसमें? कोवी ने अपनी बुक में बिगिन विद द एंड इन माइंड को दूसरी हैबिट के तौर पर डिस्कस किया है। इसका मतलब है कि आप अपने गोल्स और विजन को पहले से ही क्लियर करें ताकि आप उन्हें अचीव करने के लिए बेहतर प्लानिंग कर सकें। अच्छा, तो पहली हैबिट है प्रोएक्टिविटी और दूसरी हैबिट है बिगिन विद द एंड इन माइंड। बिल्कुल, पहली हैबिट बी प्रोएक्टिव है और दूसरी बिगिन विद द एंड इन माइंड। ये दोनों हैबिट्स आपको ज्यादा इफेक्टिव और पर्पसफुल बनाने में मदद करती हैं। अच्छा, तो बिगिन हाँ, विद द और एंड। तीसरी हैबिट है पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। इसका मतलब है कि अपने प्रायोरिटीज को समझकर उन पर फोकस करें। तीसरी पे हम चले जाएंगे, पहले दूसरी को तो एक्सप्लेन कर लो। ठीक है, बिगिन विद द एंड इन माइंड का मतलब है कि आप अपने गोल्स को पहले से विजुअलाइज करें। इस हैबिट में आप अपनी लाइफ की डेस्टिनेशन को पहले सोचकर उसके हिसाब से अपने एक्शंस प्लान करते हैं। कोवी कहते हैं कि ये हैबिट आपको ज्यादा फोकस्ड और डिसिप्लिन्ड बनाती है। अच्छा, तो ये क्या मतलब कोई रिवर्स इंजीनियरिंग की टेक्निक है इसमें? हाँ, कुछ हद तक। आप पहले अपने फाइनल गोल या डेस्टिनेशन को सोचकर उससे अचीव करने के लिए स्टेप्स प्लान करते हैं। इससे आपको क्लियर डायरेक्शन मिलती है और आप बेहतर डिसीजंस ले पाते हैं। ओके, और कोई ऐसा फॉर्मूला या कोई पर्सनैलिटी हैबिट बताई कि कैसे अचीव करनी है ये चीज? कोवी सजेस्ट करते हैं कि आप अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन करें और उन्हें लिखें। विजुअलाइजेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करें, अपने वैल्यूज को समझें और फिर उनके मुताबिक अपने एक्शंस प्लान करें। ये हैबिट आपको लॉन्ग टर्म विजन के साथ जीने में मदद करती है। ओह, डू यू मीन मिशन स्टेटमेंट? बिल्कुल, कोवी मिशन स्टेटमेंट बनाने पर भी जोर देते हैं। आपकी पर्सनल मिशन स्टेटमेंट आपकी वैल्यूज और गोल्स को रिफ्लेक्ट करती है, जो आपको डायरेक्शन और मोटिवेशन देती है। नाइस, लिखना जरूरी है अपना गोल? हाँ, अपने गोल्स लिखना जरूरी होता है क्योंकि ये आपको क्लैरिटी देता है और उन्हें अचीव करने के लिए आपको अकाउंटेबल बनाता है। लिखे हुए गोल्स आपको फोकस्ड और मोटिवेटेड रखते हैं। ओके, नाइस। तीसरे चैप्टर में क्या है, तीसरी हैबिट? तीसरी हैबिट है पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। इस हैबिट में कोवी टाइम मैनेजमेंट और प्रायोरिटीज सेट करने पर फोकस करते हैं। आपको इंपॉर्टेंट टास्क्स को पहले करना चाहिए ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर सकें। इसने कोई क्वाड्रेंट नहीं बताया था इसमें? हाँ, कोवी ने टाइम मैनेजमेंट के लिए टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स या 4 क्वाड्रेंट्स बताए हैं। इसमें टास्क्स को अर्जेंसी और इंपॉर्टेंस के हिसाब से डिवाइड किया जाता है। अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट, अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट और नॉट अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले कौन से वाला होना चाहिए? सबसे पहले अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट टास्क्स पर फोकस करना चाहिए। उसके बाद नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट टास्क्स को हैंडल करना चाहिए। ये दोनों क्वाड्रेंट्स आपकी प्रायोरिटीज को रिफ्लेक्ट करते हैं। लेकिन अगर हम नॉट अर्जेंट पर इंपॉर्टेंट करते रहेंगे तो कभी भी अर्जेंट इंपॉर्टेंट वाला आएगा ही नहीं क्वाड्रेंट। हाँ, लेकिन अगर आप नॉट अर्जेंट पर इंपॉर्टेंट टास्क्स को रेगुलरली एड्रेस करेंगे तो वो फ्यूचर में अर्जेंट नहीं बनेंगे। आप प्रोएक्टिव बनकर उन्हें टाइम पर कंप्लीट कर सकते हैं ताकि इमरजेंसीज अवॉइड हो सके। बेसिकली उसका मतलब है जो चीजें इंपॉर्टेंट है, जो करनी है और आप ही ने करनी है तो वो कर लो। बिल्कुल, इंपॉर्टेंट चीजों को प्रायोरिटाइज करना और प्रोएक्टिवली उन्हें करना ही कोवी का मकसद है ताकि स्ट्रेस और अर्जेंसी कम हो। नाइस। और फर्स्ट थिंग फर्स्ट का बस यही लब्बे लबाब है? एग्जैक्टली। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट का मतलब है अपने सबसे जरूरी काम पहले करना।
इससे आप अपनी एनर्जी और फोकस को सही जगह इन्वेस्ट करते हैं। दैट्स कूल। अगली हैबिट बताओ। अगली हैबिट है थिंक विन विन। इसका मतलब है रिलेशनशिप्स और इंटरैक्शंस में ऐसे सॉल्यूशंस ढूंढना जो दोनों पार्टीज के लिए बेनिफिशियल हों। कोवी कहते हैं कि ये माइंडसेट ट्रस्ट और कोऑपरेशन को बिल्ड करता है। अच्छा, जैसे 4 क्वाड्रेंट थे, इसमें भी कोई 4 रिलेशनशिप टाइप बोले थे इसने, कुछ मुझे याद आ रहा है हल्का हल्का सा। हाँ, कोवी ने विन विन, विन लूज, लूज विन और लूज लूज जैसे रिलेशनशिप पैराडाइम्स डिस्कस किए हैं। विन विन अप्रोच सबसे हेल्थी और सस्टेनेबल रिलेशनशिप स्ट्रेटजी होती है। तो विन विन में तो पता चल गया दोनों का फायदा है। विन लूज में क्या है? विन लूज में एक पार्टी जीत जाती है और दूसरी हार जाती है। ये कंपेटिटिव अप्रोच होती है जिसमें एक इंसान जीतने के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचाता है। ओह, नाइस। ओके। और उसके बाद है लूज लूज। हाँ, लूज विन में आप अपनी हार एक्सेप्ट करते हैं और दूसरे को जीतने देते हैं। ये अप्रोच सेल्फ सैक्रिफाइसिंग होती है जिसमें आप अपने इंटरेस्ट को सेकेंडरी बना देते हैं। अच्छा, वो तीसरा है। और लास्ट में क्या है? लूज लूज। लूज लूज में दोनों पार्टीज नुकसान उठाती हैं। ये अप्रोच डिस्ट्रक्टिव होती है जिसमें कोई भी जीतने वाला नहीं होता। कोवी कहते हैं कि यह सबसे अनहेल्थी पैराडाइम होता है। या ना खेडांगे ना खेडन देंगे। बिल्कुल, ये नेगेटिव माइंडसेट होता है। कोवी एनकरेज करते हैं कि हमेशा विन विन सॉल्यूशंस की तरफ स्ट्राइव करें। तो कोवी के मुताबिक वो लोग जो ये समझते हैं कि ना हम खेलेंगे ना आपको खेलने देंगे, वो लूजर है। कोवी कहते हैं ये माइंडसेट प्रोडक्टिव नहीं होता। इस अप्रोच से ना कोई प्रोग्रेस होती है ना पॉजिटिव आउटकम मिलता है। कोवी एम्फसाइज करते हैं कि कोऑपरेशन और म्यूचुअल बेनिफिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड। I'm glad to help. If you have more questions, just let me know. Yeah, I want you to move on to the next chapter in Urdu. Sure. अगली हैबिट है seek first to understand, then to be understood. कोवी कहते हैं कि पहले दूसरे की बात को समझने की कोशिश करें, फिर अपनी बात समझाएं। दूसरे की बात को समझने की कोशिश पहले करनी है, अपनी बात में समझानी है। बिल्कुल, इससे कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप्स बेहतर होते हैं। एक एम्पैथेटिक लिसनिंग से आपको दूसरों की पर्सपेक्टिव समझने में मदद मिलती है। अच्छा, तो मतलब कि कैसे वो करेंगे समझने? लाइक गुड लिसनर बनना पड़ेगा पहले। हाँ, गुड लिसनर बनना जरूरी है। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है कि पूरी तवज्जो से सुनना बिना इंटरप्ट किए। इससे आप समझ पाते हैं कि सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अच्छा, तो इसमें कोवी क्या और क्या क्या बता रहा है? कैसी टाइप्स की लिसनिंग होती है? कोवी एम्पैथेटिक लिसनिंग पे फोकस करते हैं जो कि डीपर लेवल की अंडरस्टैंडिंग होती है। इसमें आप सिर्फ वर्ड्स नहीं बल्कि इमोशंस और फीलिंग्स को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो आप वो कैसे करेंगे अचीव? एम्पैथेटिक लिसनिंग अचीव करने के लिए आपने जजमेंट्स को साइड पर रखना है और दिल से समझने की कोशिश करनी है। रिफ्लेक्टिव लिसनिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे पैराफ्रेजिंग और समराइजिंग। दिल से लिसनिंग का तो मेरा एक ही फॉर्मूला है कि भाई खुद को इमेजिन करो उस आदमी की जगह पे जो आपको सुना रहा है। बिल्कुल सही। एम्पैथी का मतलब ही यही है कि खुद को दूसरे की जगह रखकर उनकी फीलिंग्स और पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करना। नाइस। तो क्या नाम था इस चैप्टर का? मैं भूल गया। इस चैप्टर का नाम है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। अच्छा, तो अंडरस्टैंड वाला पार्ट तो समझ आ गया। तो कैसे टू बी अंडरस्टूड करना है? उसका कोई है कि वो बस ऐसे ही है, बस बोल दो? टू बी अंडरस्टूड आपको क्लियरली और कॉन्फिडेंटली अपनी बात रखनी होती है। कोवी कहते हैं कि अगर आप पहले समझने की कोशिश करते हैं तो सामने वाला भी आपको समझने के लिए तैयार होता है। एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन दो तरफा होती है। ओके, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। दैट बड़ा अच्छा रूल है ये। हाँ, ये बहुत पावरफुल और इफेक्टिव रूल है। इससे कम्युनिकेशन में क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। या बिकॉज मैंने देखा कुछ लोग सिर्फ इसलिए रिप्लाई करते हैं, इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे वांट टू रिप्लाई, दैट्स इट। बिल्कुल,
जब हम सिर्फ रिप्लाई करने के लिए सुनते हैं तो समझने का मौका खो देते हैं। एम्पैथेटिक लिसनिंग से हम डीप अंडरस्टैंडिंग पा सकते हैं। चलो अगला चैप्टर क्या कह रहा है? अगला चैप्टर है सिनर्जाइज। इसमें कोवी टीम वर्क और कोलैबोरेशन की इंपॉर्टेंस बताते हैं। सिनर्जी का मतलब है कि मिलकर काम करने से जो रिजल्ट्स आते हैं वो अकेला काम करने से बेहतर होते हैं। सिनर्जाइज टीम वर्क होता है? हाँ, टीम वर्क और कोलैबोरेशन से नए आइडियाज और सॉल्यूशंस निकलते हैं। सिनर्जी का मतलब है कि टीम की कंबाइंड एफर्ट्स का रिजल्ट ज्यादा इंपैक्टफुल होता है। तो बेसिकली सिनर्जाइज चैप्टर में इज ही ट्राइंग टू से कि टीम प्लेयर बनना है? बिल्कुल, कोवी एम्फोसाइज करते हैं कि टीम प्लेयर बनना और मिलकर काम करना बहुत जरूरी है। इससे क्रिएटिविटी और एफिशिएंसी दोनों बढ़ती हैं। तो टीम प्लेयर कैसे बनते हैं? टीम प्लेयर बनने के लिए आपको ओपन माइंडेड होना होता है, दूसरों के आइडियाज को अप्रिशिएट करना पड़ता है और कोलैबोरेशन के लिए तैयार रहना होता है। कोवी कहते हैं कि ट्रस्ट और रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कभी कभी दूसरों के आइडियाज इतने स्टूपिड होते हैं कि आप बीइंग अ टीम प्लेयर यू शुड फाइट फॉर इट, अदरवाइज पूरी टीम हार जाएगी। हाँ, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना भी एक स्किल है। इंपॉर्टेंट यह है कि रिस्पेक्टफुली अपने कंसर्न्स शेयर करें और बेहतर सोल्यूशन सजेस्ट करें। ओह, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, अब ये क्या भला है? फीडबैक कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, मतलब ऐसे तरीके से देना कि सामने वाला उसे पॉजिटिवली ले और इंप्रूव कर सके, रिस्पेक्ट और ऑनेस्टी मेंटेन करते हुए। ओके, कितने चैप्टर हो गए? कोई और सवाल है? हाउ मेनी हैबिट्स वी कवर्ड सो फार? अब तक हमने 6 हैबिट्स कवर कर लिए। लास्ट हैबिट है शार्पन द सॉ, जिसमें कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और सेल्फ रिन्यूअल की बात होती है। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और सेल्फ रिन्यूअल यानी अपने आप को रेगुलरली रिफ्रेश करना, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली। कोवी कहते हैं कि ये लॉन्ग टर्म इफेक्टिवनेस के लिए जरूरी है। शार्पन द सॉ? बिल्कुल, शार्पन द सॉ का मतलब है अपने आप को रिन्यू और रिफ्रेश करते रहना ताकि आप कंसिस्टेंटली अपना बेस्ट दे सके। कोवी कहते हैं कि ये बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। आई नो इट्स ऑफ टॉपिक, बट मुझे अब्राहम लिंकन की बात याद आ गई है। यू नो ही सेड कि अगर मेरे को 8 घंटे में एक ट्री काटना है तो मैं 7 घंटे तो अपने 100 को ही शॉर्ट करता रहूंगा। बिल्कुल, एब्राहम लिंकन का ये कोट है, गिव मी 6 hours to chop down a tree and I will spend the first 4 sharpening the axe। एग्जैक्टली इसी कॉन्सेप्ट को एम्फोसाइज करता है, ओ है तैयारी और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की इंपॉर्टेंस को। या इमोशनल होके मैंने एक्स को 100 बोल दिया, सॉरी। कोई बात नहीं, ये बात तो समझ आ गई। इट्स ऑल अबाउट प्रेपरेशन एंड टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ टू बी मोर इफेक्टिव। नाइस, ये बुक मैंने पहले भी पढ़ी थी, आज से 5 साल पहले। अच्छा, तो फिर आपको कुछ हैबिट्स याद होंगी। कैसा लगा आपको ये रिविजिट करना? मैं तो मतलब आई एम टेलिंग यू कि मैं इस बुक ने मेरी लाइफ चेंज कर दी थी, ऑनेस्टली स्पीकिंग। That's wonderful to hear. It's amazing how impactful such books can be. या अच्छा, और क्या क्या मतलब कोई रिव्यूज नहीं आए बड़े बड़े लोगों के इस बुक के बारे में? हाँ, बहुत से सक्सेसफुल लोगों ने इस बुक को हाईली रेकमेंड किया है। ये बुक लीडरशिप और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए एक क्लासिक है और बहुत लोगों ने इसे ट्रांसफॉर्मेटिव माना है। कोई रेफरेंस के लिए कोई एक दो नाम तो बताओ, किन लोगों ने रिकमेंड की ये बुक? जैसे वॉरेन बफेट ने इस बुक की बहुत तारीफ की है और बिल क्लिंटन ने भी अपने प्रेसिडेंसी के दौरान इसे रेफर किया था। ओह वाह, मतलब इतनी फेमस बुक है ये? हाँ, ये बहुत ही फेमस और वाइडली रिस्पेक्टेड बुक है। आपको और भी बुक्स एक्सप्लोर करनी चाहिए अगर आपको ये पसंद आई। अच्छा, ऑन अ स्केल 1 to 10, हाउ लाइकली यू विल रिकमेंड टू रीड दिस बुक टू समबडी जिसने अभी तक नहीं पढ़ी? मैं तो इसे 10 में से 10 रेकमेंड करूंगी। ये बहुत वैल्यूएबल इंसाइट्स देती है, स्पेशली अगर पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ की बात हो। नाइस, दैट्स कूल चलो, थैंक यू सो मच। बाकी अब अगली बार बात करते हैं, क्या कहती हो?
Sure. कभी भी. Take care and talk to you soon. Okay, bye. Allah Hafiz. Oh yeah, Allah Hafiz.